नमस्कार, गुड इवनिंग। आशा है सब आप कुशलतापूर्वक होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना नया लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर नंबर 6 किसका? राष्ट्रीय आय का। मैंने आपको बताया था इससे संबंधित आपको नोट्स चाहिए, तो मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया था मेरा ये। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल दें तो मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगा। कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है, अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, उनमें कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप कॉल ना करें प्लीज़, केवल व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें, क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के डाल दें, अपना सॉल्यूशन डाल दें, उसके बाद मैं चेक करके बता दूंगा या फिर उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। चलिए, हालांकि इसमें नेशनल इनकम में मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लेक्चर लग जाएंगे। 6 लेक्चर चल रहा है, जबकि सेकंड नोट्स ही है ये, शायद आज ख़त्म हो जाएगा। इसमें 3 लेक्चर हो गए तो, लेकिन जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। ये मेरी एक आदत है कि जब तक मुझे लगता है कि बच्चे की प्रॉब्लम क्लियर नहीं है, उसकी अवधारणा, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी समझ पे बात नहीं बनी है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। मैं नहीं बढ़ पाता। चलिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 लेक्चर फालतू लग जाएगा, लेकिन हमारे चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ये मुझे उम्मीद है। चलिए, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, ये 3 फॉर्मूले हमने कंप्लीट किए थे, है ना, नेट और ग्रॉस का, जिनका डेप का संबंध है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का, जिनका एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का संबंध है, डोमेस्टिक और नेशनल का, जिनका एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का संबंध है। यहाँ तक हमने ये सारी चीज़ें कर ली थी। इन सारी इनकम्स को, प्रोडक्ट्स को हम एक दूसरे में चेंज करना हमने ठीक से प्रैक्टिस कर ली थी। उम्मीद है मैंने आपको काम भी दिया था, वो आपने ठीक से इनको चेंज करके एक बार दोबारा से चेक कर लिया होगा, ठीक से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, आज शुरू करते हैं मौद्रिक तथा वास्तविक जीडीपी, है ना। ये क्वेश्चन, इसके बारे में क्वेश्चन बच्चों ने, जब मैं फर्स्ट या सेकंड लेक्चर ही बता रहा था, लेक्चर में ही पूछ लिया था कुछ बच्चों ने, वो आज हम टॉपिक क्लियर करेंगे। हो सकता है आपके पहले लेसन में हो ये। चलिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। अभी तक बात कर रहे थे हम, आप अब तो ठीक से परिचित हो गए होंगे, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक लेखा वर्ष के दौरान, डोमेस्टिक है तो किसी घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है जीडीपी। परिभाषा भी आपको पहले मैंने बता दी थी। अब एक एग्जांपल लेते हैं। हमने अभी तक ये पढ़ा कि किसी देश की जीडीपी, हमने अपने हिंदुस्तान की भी पढ़ी कि जी अब की बार 6% बढ़ जाएगी, अब की बार 5% बढ़ जाएगी, है ना। पिछले साल हमारी 5% बढ़ी थी। तो जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन, जो हम जनरल आइडिया लगाते हैं। जितना जीडीपी तेज बढ़ गई, उतना ही वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन ज़्यादा हुआ, और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन ज़्यादा होने का अर्थ है कि प्रति व्यक्ति अधिक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता, और अधिक वस्तुएं और सेवाओं की उपलब्धता का अर्थ है कि खुशहाली होना। ये जीडीपी और कल्याण में हमने पढ़ा भी था। देन एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ब्रॉड में नहीं। भारत में बहुत सारी चीज़ें उत्पादन होती हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं वस्तुओं और सेवाओं की, सबका मौद्रिक मूल्य बहुत बड़ा एग्जांपल हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि मान लीजिए, हम ये मान लेते हैं कि भारत में केवल गेहूं का उत्पादन होता है और किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा। हमारी सारी की सारी जीडीपी किससे निकलती है? गेहूं से, है ना। व्हीट, जो गेहूं आप खाते हैं, जिसकी रोटी बना के खाते हैं। और ये केवल 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ। कब?
2019 में। 2019 में कितने गेहूं का उत्पादन हुआ बेटा? 10 क्विंटल का। और इस गेहूं का रेट कितना था? 500 रुपये प्रति क्विंटल। उत्पादन कितना हुआ 2019 में? 10 क्विंटल। और इसका मूल्य क्या था, रेट क्या था? 500 रुपये प्रति क्विंटल। तो हमारी जीडीपी कितनी हो गई बेटा? 10 गुना 500। भाई कुल वस्तु का कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ? 10 क्विंटल गेहूं का। और इसका मौद्रिक मूल्य निकालने के लिए हम क्या करें? इसको 500 से गुणा कर दें। कितना हो गया बेटा जी? रुपये 5000। हमारी जीडीपी हो गई 5000 रुपये की। ये हो गई जीडीपी मेरी 2019 की। अब 2020 में आऊं। मान लीजिए उस समय उत्पादन बढ़कर 2020 में उत्पादन बढ़ के हो गया 10 से बढ़ के हो गया 12 क्विंटल। रेट सेम है 500 रुपये प्रति क्विंटल, है ना। ये 2019 का, ये 2020 का। इसमें जीडीपी कितनी हो गई 2020 में? 2020 की जीडीपी हो गई, अब वस्तु कितनी होगी? 12 क्विंटल। तो 12 गुणा रेट वही 500। कितना हो गया बेटा जी? 6000। कितना हो गया? 6000। क्लियर हो गई बात? इसका अर्थ ये हुआ 2019 की अपेक्षा 2020 में हमारी जीडीपी में 1000 रुपये की वृद्धि हो गई। क्लियर? कितने परसेंट जीडीपी बढ़ गई? 20%। कितने परसेंट जीडीपी बढ़ी? 20%। और इसका एक सिंपल मैं दूसरा अर्थ प्रति वस्तुओं और सेवाओं की, इसका मतलब उपलब्धता बढ़ेगी। क्या हुआ? 10 क्विंटल अनाज से अब कितना उपलब्ध हो रहा है? 12 क्विंटल अनाज। क्लियर? जीडीपी बढ़ी तो वस्तुओं और सेवाएं भी बढ़ गई। चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसका और भी अदल बदल हो सकता है कुछ। दूसरा एग्जाम्पल लेने के लिए मैं उसको ग्रीन पेन से शुरू कर लेता हूं। मान लीजिए 2019 में 10 क्विंटल अनाज उत्पादन कितना हुआ बेटा? उत्पादन हुआ 10 क्विंटल का। रेट है 500 रुपये प्रति क्विंटल। तो जीडीपी कितनी हो गई बेटा जी? वही 10 गुणा 500 बराबर 5000 रुपए की जीडीपी हो गई आपकी। 2020 में बाय चांस मौसम अनुकूल नहीं रहा, टिड्डी आ गई, कोई और बीमारी लग गई फसल में, उत्पादन घटके हो गया 8 क्विंटल। कितना? 8 क्विंटल। और बाजार में महंगाई बढ़ गई, रेट भी बढ़ गए। रेट बढ़ के हो गए 700 रुपये प्रति क्विंटल। महंगाई बढ़ गई, हर साल महंगाई बढ़ती है थोड़ी बहुत, तो हमने खूब डिफरेंस कर लिया। 500 से गेहूं का रेट कितना हो गया? 700। अब मैं 2020 की जीडीपी निकालूं तो बेटा कैसे निकालूं? 8 गुना 700 बराबर रुपये 5600, 5600। जीडीपी कितनी बढ़ गई बेटा जी? 5000 से 5600 हो गई, 600 रुपये जीडीपी बढ़ गई। समझ आई बात? जीडीपी कितनी बढ़ गई? 600 रुपये। यहां यदि मैं देखूं तो इस प्रोग्राम में 600 रुपये का मतलब हो गया लगभग 12%।
तो हम कहेंगे कि इस केस में जीडीपी कितनी बढ़ी 20%, इस केस में जीडीपी कितनी बढ़ी 12%, दोनों में ही जीडीपी बढ़ रही है। इस केस में वस्तुओं और सेवाएं भी बढ़ गई, 10 क्विंटल से 12 क्विंटल हो गई थी। लेकिन इस केस में क्या लोगों को वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता पहले से अधिक होगी? जी नहीं। पहले कितना उत्पादन हो रहा था 2019 में? 10 क्विंटल। इस साल कितना मिलेगा? 8 क्विंटल। तो वस्तुओं और सेवाएं घट गई और जीडीपी क्या हुई? बढ़ गई। जीडीपी तो बढ़ी ना 12%। तो जीडीपी बढ़ने के बावजूद भी कई बार हमारा हो सकता है वस्तुओं और सेवाएं का उत्पादन कम हुआ हो, लेकिन यहाँ महंगाई बढ़ने के कारण, वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के कारण जीडीपी बढ़ गई हो। तो ये जीडीपी बढ़ना हमारे लिए अच्छा होगा? नहीं, ये जीडीपी बढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वस्तुएं और सेवाएं नहीं बढ़ी। क्लियर हुई बात? तो जीडीपी निकालते समय हमें यह ध्यान भी रखना पड़ेगा कि भाई वस्तुएं और सेवाएं बढ़ी नहीं बढ़ी। यदि वस्तुएं और सेवाएं नहीं बढ़ रही, केवल जीडीपी बढ़ रही है, तो कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा किसी स्थिति में हो सकता है जब महंगाई तेजी से बढ़ी हो, मुद्रास्फीति बढ़ी हो, बाजार में रेट तेजी से बढ़ गए हों और वस्तुओं और सेवाएं उतनी तेजी से ना बढ़ी हों या बल्कि घट गई हों, तो उस स्थिति में जीडीपी बढ़ने के बावजूद भी वस्तुएं और सेवाएं घट जाती हैं। तो मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी वास्तव में यही है। इसीलिए हमने जीडीपी को दो पार्ट में बांट लिया, दो तरह से गणना शुरू कर दी हमने कि मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। तो अब क्या होती हैं आप पढ़ेंगे। एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा कि जीडीपी को हमें ध्यान से देखना होगा। हमेशा जीडीपी बढ़ने का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं की अधिक उपलब्धता नहीं है। तो जीडीपी दो तरह की हमने बना ली, इसीलिए मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। मौद्रिक जीडीपी नॉमिनल जीडीपी है, ये वाली जीडीपी कैसी होगी? नॉमिनल जीडीपी। इसे चालू कीमतों पर जीडीपी भी कहते हैं। चालू कीमतें, जो अब कीमतें बाजार में चल रही हैं। मौद्रिक जीडीपी से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य से है। ये तो वही जीडीपी की डेफिनेशन हो गई। इसमें मौद्रिक शब्द का कोई अर्थ ही नहीं हुआ। इसमें केवल मौद्रिक से एक लाइन जोड़ देनी है। यदि मौद्रिक जीडीपी की डेफिनेशन पढ़नी है, वही जीडीपी की डेफिनेशन लिखी और एक लाइन और जोड़ दी कि वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य से जिसका अनुमान चालू वर्ष की कीमतों पर लगाया जाता है। किस पे लगाया अनुमान बेटा? चालू वर्ष की कीमतों पर। ठीक हो गई बात? मौद्रिक जीडीपी निकालते कैसे हैं? मौद्रिक जीडीपी कैसे निकालेंगे? मौद्रिक जीडीपी इज इक्वल टू क्यू इंटू पी। क्यू मीन्स लेखा वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा, ये लिख दिया मैंने, एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा। पी क्या है? लेखा वर्ष के दौरान प्रचलित कीमतें, जो बाजार कीमत है। उन्हीं को जैसे मैंने यहाँ पे भी गुणा किया था। यहाँ क्या किया? 10 क्विंटल गुना 500, क्योंकि कीमत कितनी थी, मूल्य कितना था? 500 रुपये प्रति क्विंटल, है ना। रेट कह सकते हो आप इसे। तो ये Q इंटू पी फॉर्मूला ठीक है, जो हमने ऊपर लगाया था वही है। यहां भी Q इंटू रेट P, ये वाला। चलिए जी, तो इसमें कीमत कौन सी लेनी है हमें? चालू वर्ष की कीमतों पर। अब बात करें वास्तविक जीडीपी। वास्तविक जीडीपी क्या होती है बेटा जी? इसको रियल जीडीपी बोलते हैं, स्थिर कीमतों पर जीडीपी बोलते हैं। ये वास्तव में हमें बताएगी। ये तो यही वाली कहानी हो गई मौद्रिक जीडीपी कि हमारी जीडीपी यहाँ बढ़ गई चालू वर्ष की कीमतों में। 2019 में कीमतें कितनी थी? 500 रुपये। 2020 में कीमतें कितनी थी? 700 रुपये। इसको 10 क्विंटल का उत्पादन था, 500 से गुणा कर दिया। 2020 में उत्पादन घट के 8 क्विंटल का रह गया, तो चालू बाजार कीमतें कितनी थी? 700 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे 5000 और 5600 आया। जीडीपी फिर भी हमारी बढ़ गई।
तो इसके लिए मौद्रिक जीडीपी हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं है कि हमें वास्तव में पता लगे कि देश में वस्तुओं और सेवाएं बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? वास्तविक जीडीपी। वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी बोलते हैं इसे स्थिर कीमतों पर जीडीपी भी कहते हैं। वास्तविक जीडीपी से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य से है। सेम वही परिभाषा है जीडीपी की। अब इसमें अगली लाइन चेंज हो गई। रियल जीडीपी में क्या थी बेटा जी लाइन? जिसका अनुमान चालू वर्ष की कीमतों पर लगाया जाता है। यहां हमने लिख दिया जिसका अनुमान आधार वर्ष की कीमतों पर लगाया जाता है। बस इतना ही अंतर है। इसमें वृद्धि अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा के बिना वृद्धि के भी हो सकती है। जीडीपी बढ़ सकती है जबकि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि ना हो। ये मौद्रिक जीडीपी की बात कर रहा हूं मैं, जैसा कि मैंने ये वाला एग्जाम्पल दिया है। उत्पादन की मात्रा बढ़ने के बजाय घट गई, बल्कि तब भी जीडीपी में वृद्धि 600 की होगी। ऐसा ही हुआ ना। जबकि वास्तविक जीडीपी, इसमें वृद्धि केवल तब ही संभव है जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है। यदि उत्पादन की मात्रा नहीं बढ़ेगी तो ये बढ़ ही नहीं सकती। इसका फॉर्मूला निकालने का, वास्तविक जीडीपी बराबर Q इंटू पी डैश या पी स्टार, कुछ भी कर सकते हो। Q वही कीमत हो गई, पी स्टार क्या हो गया? आधार वर्ष की कीमतें। हमने यही बताया जिसका अनुमान आधार वर्ष की कीमतों पर लगाया जाता है। यहां P क्या था? लेखा वर्ष के दौरान प्रचलित कीमतें, उसी वर्ष के दौरान जिस वर्ष की निकाल रहे हैं उसी वर्ष की जो बाजार कीमतें हैं। और वास्तविक जीडीपी में क्या लगाना है हमें कि आधार वर्ष की कीमतें कितनी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल भी करेंगे अभी। वास्तविक जीडीपी सूचकांक सदैव उत्पादन के स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है। वास्तविक जीडीपी बिना उत्पादन बढ़े जीडीपी बढ़ ही नहीं सकती, जबकि मौद्रिक जीडीपी सूचकांक उत्पादन के स्तर में परिवर्तन को दर्शा भी सकता है और नहीं भी। कई बार बढ़ने पे उत्पादन बढ़ेगा तो भी मौद्रिक जीडीपी बढ़ सकती है, कई बार बिना बढ़े भी मौद्रिक जीडीपी बढ़ जाती है। लेकिन वास्तविक जीडीपी केवल तभी बढ़ेगी जब वास्तव में उत्पादन का स्तर बढ़ेगा। इसीलिए मौद्रिक जीडीपी की तुलना में वास्तविक जीडीपी आर्थिक समृद्धि का एक बेहतर सूचक है। बेटा जी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मौद्रिक जीडीपी की तुलना में वास्तविक जीडीपी आर्थिक समृद्धि का एक बेहतर सूचक क्यों है? ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? ये वाला इसका आंसर हो गया। इसमें आप ये भी कह सकते हैं, एक लाइन ये भी जोड़ सकते हैं कि मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि अर्थव्यवस्था के उत्पादन की मात्रा में बिना वृद्धि के भी हो सकती है, जबकि इसमें वृद्धि केवल तभी संभव है जब उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी। और फिर उसके बाद ये और ये आंसर आ जाएगा। चलिए जी, मौद्रिक जीडीपी का, अब मान लीजिए हमारे पास मौद्रिक जीडीपी है भाई, हमने तो इस साल मौद्रिक जीडीपी निकाली है, तो अब हमें कैसे पता लगे वो जीडीपी बढ़ भी गई है? उसके फिर भी हमें ये तो पता करना पड़ेगा कि हम वैसे ही बढ़ी हुई इस पर खुश हो रहे हैं कि वास्तव में उत्पादन बढ़ा है। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें? वास्तविक जीडीपी। और वास्तविक जीडीपी निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला बनाना है। तो वास्तविक जीडीपी बराबर चालू कीमतों पर जीडीपी गुणा 100 बटे चालू वर्ष का कीमत सूचकांक। कीमत सूचकांक क्या होता है ये मेरे ख्याल से आपने 11th में स्टैटिक्स की बुक में पढ़ लिया है, पूरा चैप्टर था एक। तो नया वर्ड आ गया हमारा जीडीपी अपसायक, जीडीपी डिफ्लेटर। इसका अभिप्राय चालू कीमतों पर जीडीपी तथा स्थिर कीमतों पर जीडीपी के अनुपात से है। यह कीमत स्तर में परिवर्तन के कारण जीडीपी में परिवर्तन को दर्शाता है। ये फॉर्मूला है बेटा जी, ये मैंने लिख दिया। जीडीपी अपसायक, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू चालू
कीमतों पर जीडीपी, इसको हम मौद्रिक जीडीपी भी कह सकते हैं, मौद्रिक जीडीपी बटे स्थिर कीमतों पर जीडीपी अर्थात रियल जीडीपी गुणा 100। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। चलिए जी, तो इस फॉर्मूले में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है बेटा। मौद्रिक जीडीपी डिफ्लेटर दे दिया है, मान लीजिए आपको रियल जीडीपी दे दी, मौद्रिक जीडीपी पूछी जा सकती है। मौद्रिक जीडीपी और डिफ्लेटर दे दिया, रियल जीडीपी पूछी जा सकती है। मौद्रिक और रियल दोनों दे दी, जीडीपी डिफ्लेटर पूछा जा सकता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, इसको आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी बात कि कैसे क्या करते हैं। चलिए जी, ये एग्जाम्पल है वर्ष 2013 में। जब भी आप एग्जाम्पल करते हैं बेटा, सबसे पहले एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है और हमें दो चीज़ें देखनी है, क्या क्या इसमें दिया हुआ है और क्या क्या हमें निकालना है। 2013 में 2014 के दौरान, 2013 और 14 दो ईयर दे दिए, के दौरान उत्पादन क्रमशः 200 इकाइयाँ तथा 220 इकाइयाँ था। इन वर्षों के दौरान उत्पादन की कीमत 100 रुपये प्रति इकाई तथा 110 रुपये प्रति इकाई थी। 2013 को आधार वर्ष मानते हुए इसका प्रयोग करते हुए वर्ष 2014 में वास्तविक जीडीपी तथा मौद्रिक जीडीपी में हुए प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए। क्या पूछ रहा है बेटा जी? ये 2013 तो मेरा आधार वर्ष हो गया। 2014 में वास्तविक जीडीपी में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ और मौद्रिक जीडीपी में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए बेटा जी मुझे 2013 की मौद्रिक और वास्तविक दोनों जीडीपी निकालनी पड़ेंगी, 2014 की भी मौद्रिक और वास्तविक दोनों जीडीपी निकालनी पड़ेंगी। चलिए तो मैंने जैसा आपको कहा, क्वेश्चन कोई भी करेंगे आप, क्या क्या दिया हुआ है पहले वो आप एक बार लिख लें। 2013 में उत्पादन कितना है भाई? उत्पादन कीमत ये 2013 और ये 2014। 2013 में उत्पादन था 200 इकाई, 2014 में उत्पादन 220 इकाई, 2013 में कीमत 100 रुपये प्रति इकाई, 2014 में 110 रुपये प्रति इकाई। यही था। चलिए जी, अब सबसे पहले हम निकालें वर्ष 2014। पहले मुझे निकालना क्या क्या है बेटा? इसमें वास्तविक जीडीपी निकालनी है, मौद्रिक जीडीपी निकालनी है, तभी तो प्रतिशत में परिवर्तन बताऊंगा मैं। तो ये निकालना है, ये निकालना है। मौद्रिक जीडीपी 2013 की, सॉरी गलत लिख दिया भाई मैंने, उधर हम अपना क्वेश्चन कर लेंगे। और उत्पादन, अब यहाँ पे लिखता हूँ रियल जीडीपी। अरे भाई लिख जा, रियल जीडीपी मीन्स वास्तविक जीडीपी, और मौद्रिक जीडीपी नॉमिनल जीडीपी। ये 2013 में कितनी थी, 2014 में कितनी थी, मौद्रिक जीडीपी 2013 में कितनी, 2014 में कितनी, ये चीज़ें मुझे चाहिए। अब मैं क्या करूं? पहले ले आऊं, ये चीज़ें तो मुझे निकालनी हैं, इनको तो मैं बंद कर देता हूं। चलिए जी, 2014 ले लेता हूं, इसकी वास्तविक जीडीपी या रियल जीडीपी, ये वाली
वास्तविक जीडीपी, इसको हम क्या क्या नाम देते हैं? वास्तविक जीडीपी को स्थिर कीमतों पर जीडीपी, वास्तविक जीडीपी रियल जीडीपी, और इसको क्या नाम दे रहे थे? मौद्रिक जीडीपी, चालू कीमतों पर जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। चलिए जी, रियल जीडीपी निकालते हैं। रियल जीडीपी का फॉर्मूला था मेरा, दिखाता चलता हूं मैं, Q इंटू पी डैश था, जो आपको पता लग जाए कि हम कहाँ से ले रहे हैं। वास्तविक जीडीपी निकालने का फॉर्मूला यही था मेरा, Q इंटू पी स्टार या डैश, कुछ भी कह लो आप। Q क्या था? मात्रा। 2014 में निकाल रहे हैं। उत्पादन कितना 2014 का? 220, तो Q हो गया यहाँ 220 इंटू पी डैश। पी डैश बोलो। पी डैश का अर्थ है आधार वर्ष की कीमतें। आधार वर्ष किसको मानना है? 2013 को। ये हमने क्या ले लिया? बेस ईयर, आधार वर्ष। इसमें कीमत कितनी है? 100, तो यहां कितना लिख दूं? 100। कितना हो गया बेटा जी? सॉरी, इसकी 220 है बेटा, ये दोबारा से लिख देता हूं इसको। तो ये हो गया 220 गुणा 100, ये हो गया 22,000। तो 2014 की वास्तविक जीडीपी कितनी हो गई? 22,000। 2014 की मौद्रिक जीडीपी भी निकाल लो भाई। मौद्रिक जीडीपी का फॉर्मूला क्या था? Q इंटू पी। Q क्या? 2014 का उत्पादन कितना? 220 गुणा P, प्राइस ऑफ करंट ईयर, बाजार मूल्य, उसी वर्ष का बाजार मूल्य कितना है बेटा जी? 110, 110, ये वाला कितना हो गया भाई? ये हो गया 24200। ठीक हो गई बात। अब ले लो बेटा 2013। 2013 की वास्तविक जीडीपी इसी तरह से निकाल लो। वास्तविक जीडीपी निकाल लूँ तो फिर फॉर्मूला Q इंटू पी स्टार। Q कितना 2013 का? 200 गुणा पी स्टार, आधार वर्ष की कीमतें, आधार वर्ष सेम है 100 ही रुपये, वही 100 रहेगी। 100 कितनी हो गई बेटा जी? 20,000। मौद्रिक जीडीपी निकालूं। मौद्रिक जीडीपी के लिए फॉर्मूला Q इंटू पी। Q कितना 2013 में? उत्पादन क्वांटिटी 200 गुणा P, वर्तमान वर्ष की कीमतें। अब की बार वर्तमान वर्ष कौन सा? जब 2013 के लिए निकाल रहे हैं, 2013 की कीमतें वही 100 रुपये, तो ये भी कितना हो गया? 20,000। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, अब देखो जरा वास्तविक जीडीपी में प्रतिशत परिवर्तन क्या पूछ रहा है ये? 2014 में वास्तविक जीडीपी तथा मौद्रिक जीडीपी में हुए प्रतिशत परिवर्तन है। तो वास्तविक जीडीपी में प्रतिशत परिवर्तन बराबर कैसे निकालूं? वास्तविक जीडीपी में परिवर्तन अपॉन आधार वर्ष की वास्तविक, ये है 2014 की या करंट ईयर की वास्तविक जीडीपी, सॉरी वास्तविक जीडीपी में परिवर्तन ही रहेगा ये तो। और यहाँ नीचे लिख लूँ किस पे परिवर्तन निकालना है हमें? आधार वर्ष पे। तो आधार वर्ष की वास्तविक जीडीपी गुणा 100 कितना हो गया? वास्तविक जीडीपी में परिवर्तन कितना हुआ भाई? बोलो। वास्तविक जीडीपी
पहले थी 20,000, 20,000 से बढ़ के हो गई 22,000। कितना परिवर्तन हुआ? 2,000 का। कैसे निकालूं, कैसे लिखूं इसको? 22,000 माइनस 20,000 बटे आधार वर्ष की जीडीपी। आधार वर्ष की वास्तविक जीडीपी की बात कर रहे हैं हम सारी। आधार वर्ष की जीडीपी 20,000 गुणा 100। इसको हम सोल्व करेंगे। कर सकते हो सोल्व? नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। कितना आया है बेटा जी? ये 2,000 बटे 20,000 गुणा 100। 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 2, कितना बचा? 10%। तो जीडीपी में परिवर्तन कितना हुआ? वास्तविक जीडीपी में परिवर्तन कितना हुआ? एक आंसर तो ये हो गया आपका। अब देखो जी जरा, मौद्रिक जीडीपी में प्रतिशत परिवर्तन बराबर कैसे करूं? वही मौद्रिक जीडीपी में परिवर्तन। मौद्रिक जीडीपी में परिवर्तन बटे आधार वर्ष की मौद्रिक जीडीपी गुणा 100। कितनी हो गई बेटा जी मौद्रिक जीडीपी में परिवर्तन? मौद्रिक जीडीपी 2013 में कितनी थी? 20,000। यहाँ कितनी हो गई? 24,200। तो ये माइनस कर दूं? 24,200 जैसे यहाँ पे किया था। 24,200 माइनस 20,000 बटे आधार वर्ष की मौद्रिक जीडीपी कितनी? वही 20,000। 20,000 गुणा 100 कितनी हो गई? 4,200 बटे 20,000 गुणा 100 बराबर 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 2 1 जा 2, 21%। तो दोनों आंसर आ गए मेरे पास। कौन कौन से? वास्तविक जीडीपी में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ? 10%। और मौद्रिक जीडीपी में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ? 21%। क्लियर हो गई बेटा जी बात? कर लोगे क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। जीडीपी और कल्याण बस समझने की बात है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमने पीछे आपने ढंग से ये वाला एग्जाम्पल यदि मैंने जो समझाया था ये वाला, तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। जीडीपी में वृद्धि को अक्सर लोगों के कल्याण का सूचक माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम अक्सर अभी तक क्या मान रहे थे? जीडीपी में वृद्धि का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि, और वस्तुओं सेवाओं में वृद्धि का अर्थ है प्रति व्यक्ति देश में प्रति व्यक्तियों को अधिक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता। जब उनकी वृद्धि हो रही है तो लोगों को भी ज़्यादा मिलेंगी, ज़्यादा मिलेंगी तो लोगों का कल्याण भी ज़्यादा होगा। तो जब वास्तविक जीडीपी में वृद्धि होती है तो इसका अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में भी वृद्धि होती है। अभी बात हो रही थी वास्तविक जीडीपी में वृद्धि का अर्थ पक्का यही है कि वास्तव में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ा है, जिसका अर्थ माना जाता है कि प्रति व्यक्ति वस्तुओं की अधिक उपलब्धता, जो मैंने अभी समझाई है। अधिक उपलब्धता का अर्थ है कल्याण का ऊंचा स्तर, लोगों को ज़्यादा वस्तुएं और सेवाएं मिलेंगी। भाई आपको पहले से दूध भी ज़्यादा मिलने लगे, बिजली ज़्यादा मिलने लगे, है ना, आपको मकान भी बड़ा मिल जाए, आपको मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर इनकी उपलब्धता भी बढ़ जाए, आपको और चीज़ों की उपलब्धता भी बढ़ जाए तो आपका कल्याण बढ़ जाएगा। आपको शिक्षा, चिकित्सा सब पहले से ज़्यादा मिलने लगे तो कल्याण का ऊंचा स्तर हो जाएगा। साथ ही उत्पादन के उच्च स्तर को प्राय रोजगार के उच्च स्तर से जोड़ा जाता है। भाई उत्पादन बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा? जब रोजगार बढ़ेगा। उत्पादन यदि हमें बढ़ाना है तो निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेगा, ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा और रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की आय में वृद्धि होगी।
आय में वृद्धि से क्रय शक्ति बढ़ती है। आपकी परिवार की, यदि परिवार में लोगों का रोजगार बढ़ता है, रोजगार से आय बढ़ेगी, आय से क्या होगा, आप ज़्यादा वस्तुओं और सेवाएं खरीदेंगे, जिससे समग्र मांग बढ़ती है। समग्र मांग की परिभाषा नेशनल इनकम के पहले लेक्चर में दी थी। पूरे वर्ष में जितने मौद्रिक मूल्य की वस्तुओं से, पूरे वर्ष का मतलब है लेखा वर्ष, एक लेखा वर्ष में उस देश के समस्त निवासी जितनी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, जितनी वस्तुओं और सेवाएं को खरीदना चाहते हैं, उनके मौद्रिक मूल्य को समग्र मांग बोलते हैं। समग्र मांग बढ़ने से निवेश में वृद्धि होगी। भाई आपने ज़्यादा वस्तुएं और सेवाएं खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो उत्पादक भी ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना चाहेंगे। फिर तो जब ज़्यादा वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन करनी है, उत्पादित करनी है उन्हें, तो निश्चित रूप से फिर वो क्या करेंगे, निवेश भी बढ़ाएंगे। ज़्यादा प्लांट मशीनरी लगानी पड़ेगी, ज़्यादा चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, ज़्यादा कच्चा माल खरीदेंगे, ज़्यादा लोगों से श्रम और ये चीज़ें लेंगे। अंततः उच्च निवेश से जीडीपी की समृद्धि का एक और दौर शुरू हो जाता है। ज़्यादा निवेश से अधिक जीडीपी, अधिक जीडीपी से फिर वही कहानी। इस सारे को यदि मैं शॉर्ट में बात करूं, तो वास्तविक जीडीपी में वृद्धि का अर्थ है रोजगार के स्तर के साथ ही उत्पादकता में वृद्धि। जीडीपी बढ़ेगी, यही कहानी शॉर्ट में लिख दी है। उत्पादकता में वृद्धि बढ़ेगी, उत्पादकता में वृद्धि होगी, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार, उत्पादकता में वृद्धि होगी, लोगों के कल्याण में वृद्धि होगी, लोगों के कल्याण में वृद्धि होगी तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की आय में वृद्धि होगी, आय बढ़ेगी तो कुल मांग बढ़ेगी, कुल मांग बढ़ेगी तो निवेश में वृद्धि होगी, और निवेश में उच्च स्तर का अर्थ है एक बार फिर जीडीपी में वृद्धि हो गई, और जीडीपी में वृद्धि हो गई तो फिर यहीं से शुरू हो जाएगा। वास्तविक जीडीपी में वृद्धि हो गई, यहाँ से फिर ये चक्र यहाँ चला जाएगा, यहाँ से घूम के ऐसे चला गया है, फिर रोजगार के स्तर में वृद्धि हो गई, और यह चक्र चलता रहता है। लेकिन अभी भी कुछ गुंजाइश रह गई बात में। इसका मतलब मौद्रिक जीडीपी बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है। विश्वसनीय कौन सी जीडीपी? वास्तविक जीडीपी। मौद्रिक जीडीपी भी हो सकता है जीडीपी बढ़ी हो तो हमारी वस्तुएं और सेवाएं भी बढ़ी हों, लेकिन जरूरी नहीं है मौद्रिक जीडीपी को बढ़ने के लिए वस्तुओं और सेवाएं भी बढ़ें, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी बढ़े, ऐसा जरूरी नहीं है। वास्तविक जीडीपी में, वास्तव में तभी वास्तविक जीडीपी में वृद्धि होगी जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि होगी। देन परंतु जीडीपी और कल्याण से संबंधित, भाई जीडीपी बढ़ रही है, अभी तक हमने क्या बात करी, जीडीपी बढ़ी, लोगों का कल्याण बढ़ेगा। कुछ नकारात्मक संबंध में कुछ दोष या सीमाएं पाई जाती हैं, हमेशा नहीं होता बेटा जी ऐसा। कई बार जीडीपी बढ़ती है, लोगों का कल्याण फिर भी नहीं होता। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में एक बार नज़र मारते हैं। जीडीपी का वितरण। वितरण का अर्थ है कि जीडीपी जितनी बढ़ी वो देश के सभी लोगों के बीच में उसका बंटवारा कैसे है। यदि जीडीपी के स्तर में प्रत्येक वृद्धि के साथ जीडीपी का वितरण असमान होता है, अर्थात जितनी जीडीपी बढ़ी उस जीडीपी का मैक्सिमम पैसा, बहुत सारा पैसा कुछ करोड़पति, अरबपति, बिजनेसमैन, गिने चुने लोग अपने पास रख लेते हैं, मजदूर को, गरीब तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाता है, वो पैसा उसे नहीं मिल पाता है, तो वो ज़्यादा वस्तुओं और सेवाएं नहीं खरीद सकता, अर्थात उनका कल्याण नहीं होगा। तब समाज के कल्याण के स्तर में वृद्धि नहीं हो सकती यदि जीडीपी का वितरण कैसा है, असमान है। सभी में बढ़ी हुई जीडीपी बराबर रूप से देश के नागरिकों के बीच में नहीं बढ़ती, केवल अमीरों के पास ही चली जाती है, गरीब को उसका फ़ायदा नहीं होता जीडीपी बढ़ने का। तो फिर कल्याण, उनके जो गरीब लोग रह गए, जो समाज में अधिकांश लोग हैं मध्यम वर्ग या गरीब लोग, उनके कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। इससे धनी और निर्धन के बीच में अंतर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बढ़ी हुई जीडीपी का कौन ले गया? सारा हिस्सा धनी लोग। तो वो जो धनी हैं और धनी हो जाएंगे, निर्धन को मिला नहीं तो निर्धन और निर्धन होता जाएगा।
भारत में ऐसा ही हो रहा है। भारत में जीडीपी का वितरण बहुत समान नहीं है ना, वितरण असमान है, बहुत ज़्यादा असमानता नहीं है, लेकिन अभी भी ये असमानता दूर करने की आवश्यकता है। प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि होने के बावजूद भी भुखमरी जैसी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। भाई जीडीपी बढ़ रही है, उसको टोटल जनसंख्या से भाग दे दें तो प्रति व्यक्ति जीडीपी निकल जाएगी। प्रति व्यक्ति जीडीपी बढ़ रही है, फिर भी लोग भूख से मर रहे हैं। इसका मतलब उस बढ़ी हुई जीडीपी का जो भूख से मरा है उसको फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आय के वितरण में असमानता बढ़ती जा रही है। जीडीपी की रचना, जीडीपी बढ़ी जो है वो किसके कारण से बढ़ी है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि जीडीपी में वृद्धि ज्यादातर सुरक्षा वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के कारण होती है तो जनता के कल्याण में प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं होगी। जैसे मान लीजिए हम टैंक का उत्पादन करना शुरू करते हैं, बंदूक का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, टैंक का, तो ये है तो वस्तुएं, इनका मौद्रिक मूल्य भी है, ये बहुत ज़्यादा हमने उत्पादन शुरू कर दिया इनका, तो उससे क्या होगा, जीडीपी तो बढ़ जाएगी। लेकिन ये बंदूक और टैंक समाज के काम नहीं आते। मीन्स हमारी सुरक्षा तो ये करते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, डायरेक्ट फायदा नहीं हो रहा। तो यदि सुरक्षा वस्तुओं के कारण जीडीपी बढ़ रही है तो समाज के, जनता के कल्याण में वृद्धि, प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं होगी। सीधी सीधी हमें फायदा कब है, जब दूध का, खाद्यान्न वस्तुओं का, है ना, फ्रिज का, एसी का, मकानों का, इनका उत्पादन बढ़े। अर्थात जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं सीधे सीधे, उन वस्तुओं का उत्पादन बढ़े, तभी तो फायदा होगा। उनके कारण जीडीपी बढ़े और फिर हमें वो वस्तुएं और सेवाएं ज़्यादा मिले तो हमें सीधा सीधा फायदा होगा। लेकिन जैसे रक्षा उपकरण है, बहुत सारी बंदूकों का उत्पादन कर दिया, टैंक का, फाइटर प्लेन का उत्पादन कर दिया, तो उससे जनता के कल्याण में बहुत तेजी से वृद्धि नहीं होती। थर्ड पॉइंट इज गैर मौद्रिक विनिमय, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी गैर मौद्रिक लेन देन होते हैं, अर्थात जो आपस में लेना देना है वस्तुओं और सेवाओं का, गैर मौद्रिक है, पैसे का इस्तेमाल नहीं होता। गांव में अभी भी ऐसा होता है कि एक के यहाँ भैंस दूध दे रही है, एक के यहाँ भैंस ने दूध देना बंद कर दिया, वो उससे दूध लेता रहता है। मान लीजिए 1 किलो दूध रोज़ लिया और 60 दिन तक लिया तो 60 किलो दूध हो गया। जब उसकी भैंस दूध देना बंद कर देगी, बी वाले की जो दूध ले रहा था उसकी भैंस दूध देना शुरू कर देगी, वो ऐसे 1 किलो दूध पर डे उसे देता रहेगा। या कई बार क्या करते हैं, एक पड़ोसी के यहाँ दूध ज़्यादा है, एक पड़ोसी के यहाँ गेहूँ ज़्यादा है, उसने अपना दूध अपनी भैंस से जो दूध की उत्पादन ज़्यादा था उसने उसको 2 किलो 1 किलो पर डे उसको दूध देता रहा, उसके बदले में उससे चावल ले लिए। इट मीन्स ना उसने पैसा दिया ना उसने पैसा लिया, इस सारे लेन देन में पैसे का कहीं कोई उपयोग नहीं हुआ। और जब पैसे का उपयोग नहीं है तो ये लेन देन रिकॉर्ड नहीं हो पाते, कहीं खाते में नहीं आते। खाते में नहीं आते तो उससे जीडीपी में इनकी काउंटिंग, इनकी गिनती नहीं हो पाती। तो अभी भी गैर मौद्रिक लेन देन होते हैं गांव में, परंतु ऐसे लेन देन रिकॉर्ड में नहीं आते क्योंकि यह विनिमय की मौद्रिक प्रणाली से बाहर है, हमारी एक्सचेंज सिस्टम से ही बाहर हो गए है ना, मॉनेटरी मेथड से बाहर हो गए। अतः इनका जीडीपी में कोई योगदान नहीं होता। अतः जीडीपी में वृद्धि कल्याण के एक सूचकांक के रूप में अपनी उपयोगिता खो बैठता है। कई बार क्या होगा, यदि ये लेन देन बहुत सारे हैं तो हम यदि उस गांव विशेष की जीडीपी की बात करें या पूरे हिंदुस्तान में ही ऐसे लेन देन बहुत सारे होने लगें तो उस स्थिति में क्या होगा, जीडीपी तो उतनी तेजी से नहीं बढ़ी, लेकिन ये लेन देन बहुत सारे हो गए तो कल्याण तो बढ़ सकता है। तो इसलिए जीडीपी, गैर मौद्रिक विनिमय यदि ज़्यादा हो रहे हैं तो जीडीपी की बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं होती। बाह्यताएं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। बाह्यताओं से अभिप्राय किसी आर्थिक क्रिया के उस अच्छे या बुरे प्रभाव से है। इसकी डेफिनेशन भाई ध्यान से देख लेना एक बार इस पे जनरली एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। बाह्यताएं, एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं बेटा इनको। से अभिप्राय किसी आर्थिक क्रिया के उस अच्छे या बुरे प्रभाव से है जो बिना कीमत दिए या बिना दंड के की जाती है। जैसे एक व्यक्ति कोई आर्थिक क्रिया कर रहा है, उसका प्रभाव उसके आसपास रहने वाले दूसरे व्यक्तियों पर अच्छा या बुरा कैसा भी पड़े,
वो प्रभाव पड़ रहा है जिसके लिए वो कुछ पे नहीं कर रहा, कुछ उसको पैसा नहीं दे रहा। अभी एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ये देख लीजिए, परिभाषा ये है इसकी। परिभाषा, ये बाह्यताएं एक्सटर्नलिटीज 2 तरह की होती हैं। धनात्मक बाह्यताएं मीन्स पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, यह तब उदित होती हैं जब एक व्यक्ति द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं का दूसरे व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और वह दूसरा व्यक्ति उसकी कीमत भी अदा नहीं करता। जैसे ये एग्जाम्पल देख लीजिए, इससे समझ आ जाएगा। मोहन द्वारा फूलों की खेती करने के कारण उसका पड़ोसी सोहन, जो मधुमक्खी पालन या शहद उत्पादन का कार्य करता है, उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। भाई ये 2 व्यक्ति हैं, मोहन का खेत ये है, सोहन का फार्म ये है। ये मोहन कह लूँ मैं, ये सोहन कह लूँ। ये सोहन क्या कर रहा है? मधुमक्खी उत्पादन कर रहा है ना, उस फूलों, हाँ, ये सोहन जो मधुमक्खी का उत्पादन कर रहा है। मधुमक्खी से क्या बनाएगा? ये शहद, अर्थात ये शहद का उत्पादन करता है और उसको बाजार में बेचता है। शहद किससे बनता है भाई? कौन बनाता है? मधुमक्खी बनाती है। ज़्यादा शहद कब बनाएंगे मधुमक्खी? जब उनको आसपास फूल मिलेंगे, तो फूलों के मकरंद से शहद बनता है। यदि उनके जहाँ वो मधुमक्खियाँ रह रही हैं इसके आसपास ही यदि बहुत सारे फूल हैं, तो मधुमक्खी फटाफट उन फूलों तक जाएंगी, शहद लेंगी और लाके छत्ते में इकट्ठा करती रहेंगी, अर्थात शहद का उत्पादन बढ़ जाएगा। अब यहाँ मोहन का खेत जो पहले खाली था, या वो पहले गेहूँ का या किसी चीज़ का उत्पादन करता था, अब इसने क्या किया? यहाँ फूलों की खेती शुरू कर दी। ये क्या करता है? फूल उगाता है और उनको बाजार में बेचता है। तो इसका मतलब इसके खेत में फूल भरे ही रहते हैं। अब इसका फ़ायदा इन मधुमक्खियों को होगा। ये मधुमक्खियाँ अब इसी के खेत में आया करेंगी, यहाँ से मकरंद लेंगी, अपने छत्ते में ले जाएंगी और यहाँ से इसका शहद का उत्पादन, सोहन का शहद का उत्पादन बढ़ गया। लेकिन अब इसकी एवज में ये मोहन को कुछ पैसा देगा कि भाई तू मेरे पड़ोस में अब फूलों की खेती करने लगा, मेरा भी उत्पादन बढ़ गया, कुछ पैसे ले ले? नहीं देगा। तो इसको हम कहते हैं धनात्मक बाह्यताएं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। अर्थात मोहन ने एक आर्थिक क्रिया की। कौन सी आर्थिक क्रिया की? इसने अपने खेतों में फूल उगाने का कार्य शुरू किया। इस आर्थिक क्रिया का अच्छा प्रभाव सोहन पर पड़ा और सोहन ने इसके बदले में कुछ पैसा भी इसको नहीं दिया। ये कहलाती है धनात्मक बाह्यताएं। अब बाह्यताएं भी समझ आ गई होगी, बिना कीमत दिए या दंड दिए की जाती हैं। इससे सोहन के कल्याण में क्या हुई? आर्थिक क्रिया किसने की? मोहन ने एक नई आर्थिक क्रिया शुरू की, फूलों की खेती। आर्थिक कल्याण किसका हुआ? इसका तो हुआ नहीं हुआ, वो तो बात अलग है, इसको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, लेकिन सोहन का निश्चित रूप से शहद का उत्पादन बढ़ गया, तो सोहन का आर्थिक कल्याण हुआ। लेकिन इसके लिए वो कोई मोहन को कीमत नहीं दे रहा। देन दूसरी तरह की बाह्यताएं 2 प्रकार की। पहली प्रकार धनात्मक बाह्यताएं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ऋणात्मक बाह्यताएं। यह तब उत्पन्न होती हैं जब एक व्यक्ति द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं के कारण दूसरे व्यक्ति या लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। धनात्मक में कैसा प्रभाव पड़ा था बेटा जी? अच्छा प्रभाव पड़ता है, दूसरे व्यक्तियों या लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसमें कैसा प्रभाव पड़ा? दूसरे व्यक्तियों लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और पहला व्यक्ति, अब जब मान लीजिए किसी दूसरे पे बुरा हो रहा है, तो जो आर्थिक क्रिया कर रहा है उस पर दंड लगना चाहिए, कुछ कंपनसेट करे, कुछ उसको पैसा दे, लेकिन नहीं देता। पहला व्यक्ति, इसके लिए दंडित भी नहीं किया जाता। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो हम सभी दंडित हो ही रहे हैं, दिल्ली वाले तो, और ये तो कॉमन एग्जाम्पल है। जैसे कारखानों द्वारा छोड़ा गया धुआं पर्यावरण को प्रदूषित करता है। समझ रहे हो? आपके क्षेत्र में कोई फैक्ट्री लगा दी किसी उद्योगपति ने, और उससे बहुत सारा धुआं निकल रहा है, तो उसने आर्थिक क्रिया शुरू की, किसी वस्तु का उत्पादन किया होगा, फैक्ट्री लगा ली, उससे धुआं निकल रहा है जिससे वायु प्रदूषण होता है, और ये वायु प्रदूषण के कारण आपको भी नुकसान हो रहा है? तो वायु प्रदूषित हो रही है जिसके कारण आपको विभिन्न प्रकार से हानि हो सकती है, या होता ही है नुकसान, पोल्यूशन बढ़ता है। तो
और यह पर्यावरण प्रदूषण सामाजिक कल्याण को क्षति पहुंचाता है, पूरे समाज के कल्याण को क्षति पहुंचा रहा है, लेकिन इसके लिए किसी को भी दंडित नहीं किया जाता। उस व्यक्ति पे किसी तरह का वो आपको कुछ पैसा नहीं देता, भाई मैंने फैक्ट्री लगा ली, इस धुएं के कारण इस कॉलोनी के लोग परेशान हैं या इनका स्वास्थ्य पे प्रतिकूल या उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, तो भाई कुछ पैसे आप ये ले लो। ऐसा कोई नहीं करता। आपकी बराबर से एक गाड़ी लेके जा रहा है और उसका उस गाड़ी से निकलने वाले धुएं के कारण आपके स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसके लिए वो गाड़ी वाला आपको कोई पैसे नहीं दे रहा। इसको हम कहते हैं ऋणात्मक बाह्यताएं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। और ये एक्सटर्नलिटीज हम पढ़ काहे के लिए रहे थे बेटा जी? हम पढ़ रहे थे कि जीडीपी में इनका क्या असर होता है। जीडीपी के कल्याण की कुछ सीमाएं हैं कि जीडीपी यदि बढ़ती है तो हमेशा ही लोगों का कल्याण होगा। जनरली ये माना जाता है जीडीपी बढ़ने का अर्थ है कि लोगों का कल्याण बढ़ेगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। निम्न कारणों से जीडीपी का वितरण यदि असमान है तो जरूरी नहीं है जीडीपी बढ़ने के बाद भी उनका कल्याण हो। दूसरा, जीडीपी की रचना। यदि जीडीपी बढ़ने का कारण जो सामान्य उपयोग की वस्तुएं हैं वो ना होकर रक्षा, सुरक्षा, ऐसी वस्तुओं के उत्पादन के वृद्धि के कारण जीडीपी बढ़ रही है, तब भी जरूरी नहीं है कि समाज का कल्याण हो। गैर मौद्रिक विनिमय के कारण भी जीडीपी पर प्रभाव पड़ता है। एक्सटर्नलिटीज, कई बार क्या होगा, वो फैक्ट्री लगा ली उसने तो जीडीपी तो बढ़ गई लेकिन इधर लोग बीमार हो रहे हैं। तो जीडीपी जैसा कि ऋणात्मक बाह्यताओं के कारण, तो जीडीपी भले ही बढ़ी लेकिन समाज का कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि पॉल्यूशन इतना बढ़ गया कि लोग परेशान हो गए, बीमार हो गए, तो कल्याण तो नहीं हुआ। अतः जीडीपी के आकलन में बाह्यताओं का कोई मूल्यांकन नहीं होता और कोई मूल्यांकन ना होने के कारण जीडीपी को कल्याण के सूचक के रूप में उत्तम सूचकांक नहीं माना जा सकता। बेटा जी क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? जीडीपी को कल्याण के सूचक के रूप में यहाँ से ले बेटा, क्वेश्चन बनेगा कि जीडीपी को कल्याण के सूचक के रूप में उत्तम सूचकांक नहीं माना जा सकता, क्यों? बस ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। कौन कौन से पॉइंट? पहला पॉइंट हो गया इसमें जीडीपी का वितरण, जीडीपी की रचना, गैर मौद्रिक, यहाँ से पहला जीडीपी का वितरण, दूसरा जीडीपी की रचना, तीसरा गैर मौद्रिक विनिमय, चौथा बाह्यताएं। इनके कारण आवश्यक नहीं है कि जीडीपी बढ़ने के साथ लोगों का कल्याण भी हो, इसीलिए ये उत्तम सूचकांक नहीं माना जाता। चलिए इसके प्रश्न की बात करते हैं। उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं? इनमें से प्रत्येक का परिश्रमिक को क्या कहते हैं? 4 कारक: भूमि, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। भूमि, श्रम, पूंजी, और चौथा कौन सा? एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यम वृत्ति। पढ़ रखे हैं। स्टॉक और प्रवाह में स्पष्ट भेद कीजिए। निवल निवेश और पूंजी में कौन स्टॉक है और कौन प्रवाह, ये चीज़ें आपको ऊपर देखिएगा, पढ़िएगा। ये क्वेश्चन हो गए बेटा जी। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन नंबर 6 हैं, और बाकी सब आपको मिल जाएंगे। ये एक क्वेश्चन नंबर 10, ये न्यूमेरिकल मैं आपको करके बता देता हूँ। 5th क्वेश्चन, मान लीजिए किसी देश का एक विशेष वर्ष में जीडीपी 1100 करोड़ रुपए था। विदेशों से शुद्ध कारक आय 100 करोड़ थी। अप्रत्यक्ष कर तथा आर्थिक सहायता का सम्मिलित मूल्य 150 करोड़ और राष्ट्रीय आय 850 करोड़ था। तो मूल्यह्रास का समग्र मूल्य ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा जी।
चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ। किसी देश का एक विशेष वर्ष में जीडीपी 1100 करोड़। इसका मतलब ये 5th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। जीडीपी एमपी हो गया बेटा 1100 करोड़। सेकंड थिंग, विदेशों से शुद्ध कारक आय। बेटा ध्यान से पढ़ना है, से है, हैं? शुद्ध भी है, कारक आय। इसका मतलब क्या हो गया है? एनएफआई यही हो गया मेरा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। कितनी हो गई? 100 रुपए। अप्रत्यक्ष कर तथा आर्थिक सहायता का सम्मिलित मूल्य, दोनों एक साथ जोड़ के बता दी इसने, और दोनों को एक साथ जोड़ दें तो क्या बन जाता है? एनआईटी। अब बेटा इतनी डिटेल नहीं बताऊंगा, पीछे देख लेना ये सारी चीजें, एक दो एग्जाम्पल में ढंग से ये कॉन्सेप्ट क्लियर दोबारा से रिवाइज कर लोगे तो फिर बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर हो जाएंगे, नहीं तो उलझे ही रहोगे। ये हो गया 150। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का मतलब एनएनपीएफसी बताया था मैंने, राष्ट्रीय आय हो गई 850 करोड़। क्या पूछ रहा है? मूल्यह्रास का समग्र मूल्य, डेप्रिसिएशन पूछ रहा है, मूल्यह्रास पूछ रहा है, ऐसा ही पूछ रहा है। चलिए अब इसमें देखो बेटा जी क्या क्या चीजें दे रखी हैं आपको। जीडीपी दे दी, जीडीपी एमपी और एनएनपीएफसी, इन दोनों का रिलेशन क्या होता है? एक इधर लिख लो, एक इधर लिख लो। जीडीपी एमपी बराबर एनएनपीएफसी। बदल के देखियो बेटा जी, इससे पहले बहुत एक्सरसाइज की ना, इससे पिछले लेक्चर में। नेट से ग्रोस क्या कर दूं? बोलो, नेट से ग्रोस बनाना है तो यहां डेप प्लस कर दूं। एन से, ये एन कौन सा? नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक क्या कर दूं? नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है, बड़े से छोटा, इनका रिश्ता एनएफआईए का, वो सारी चीज़ें भाई ढंग से पिछला लेक्चर याद कर लोगे तो फिर बात बनेगी, है ना? नहीं तो फिर मैं उसी में उलझ के फिर बहुत टाइम हो जाएगा। एनएफआईए का तो माइनस कर दूं क्योंकि नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक छोटा है। पी से पी कोई दिक्कत नहीं है। एफसी से एमपी क्या कर दूं? एनआईटी प्लस कर दूं। ठीक हो गई बात? अब आगे बढ़ जाओ जी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जीडीपी एमपी कितना हो गया? 1100। इसके बाद वैल्यू पुट अप करते जाओ, बराबर एनएनपीएफसी कितना हो गया? 850 प्लस डेप, डेप मुझे निकालनी है तो इसको ऐसे ही लिख लो, माइनस एनएफआईए, एनएफआईए कितना? 100 प्लस एनआईटी 150। हैं? कॉपी लेके खुद करोगे, यहाँ देखने से काम नहीं चलेगा, है ना? आप सोचो भाई अपना बेड पे लेट के और कान में लीड लगा के आराम से देखते रहो और सब कुछ सीख जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। मेज कुर्सी पे बैठ के कॉपी लेके खुद करोगे तब समझ आएगा। तो डेप निकालने के लिए मैं क्या करूं बेटा जी? ये कितना हो गया? 1100 बराबर, इन तीनों को मैं सोल्व करूं तो ये बन जाएगा कितना? 900 प्लस डेप, और डेप बराबर हो जाएगा, इधर चलूँ 1100 और ये 900 इधर लाऊंगा तो माइनस के 900 तो डेप्रिसिएशन आ गया मेरा ₹200 करोड़। आंसर लिखते समय बेटा जी आपको ये यूनिट लिखनी जरूरी है, ये वाली करोड़ या कुछ भी, यहाँ रुपए, ये कहाँ से आएगी यूनिट? लाख लिखनी है, करोड़ लिखनी है, वो सारी चीज़ें कहाँ से लेनी है? क्वेश्चन से। सब में करोड़ करोड़ दे रखा है तो आपका मूल्यह्रास भी किस में आएगा? करोड़ में ही आएगा। ठीक है, सब में रुपए दे रखे हैं, सिंबल बन रहा है ना, ये सिंबल कहाँ का होता है? रुपए का। तो यहाँ भी आपको ये रुपए वाला सिंबल बनाना पड़ेगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए इन क्वेश्चंस को, छठा क्वेश्चन और
हाँ, ये तो जीडीपी में वृद्धि वाली बात है। आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया एक आपको, ये अपने आप करके देखना। और ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है जैसा ये वाला क्वेश्चन था, पाँचवें की तरह का ही, ये वाला भी करके देखना। और जो नहीं कर पाए वो मुझे व्हाट्सएप कर लेना, है ना। व्हाट्सएप नंबर मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, क्वेश्चन सोल्व करके लिख के देना, है ना। और जहाँ गड़बड़ होगी तो मैं बता दूंगा, और सही होगा तो भी मैं बता दूंगा। व्हाट्सएप नंबर है 997115678842। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस करके देखिएगा, इसको ढंग से रिवाइज करिएगा। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अब मेरे ख्याल से आपका केवल दो के करीब, दो लेक्चर मुश्किल से लगेंगे। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस में तो चाहे फिर 50 लेक्चर लगा लो, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चंस हैं, देखेंगे, आपको डिमांड करेंगे, पूछेंगे तो कुछ क्वेश्चन हम करा देंगे, नहीं तो एक एक दो दो क्वेश्चन करा के फिर नेक्स्ट कोई टॉपिक शुरू करेंगे, नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी, आपका धन्यवाद। उम्मीद है कभी कभी मैं डांट देता हूँ, आप बुरा नहीं मानोगे, हैं। जैसे मैं कहता हूँ, आप मेरे बच्चों की तरह हैं, बेटे बेटी की तरह हैं। तो जैसे एक गार्जियन अपने बच्चों को डांटता है, ऐसे ही मैं डांटता हूँ, तो आप उसको अन्यथा ना लें, हैं। ये मेरी आदत है। तो आप लोग वो चीज़ें अपनाएं, अप्लाई करेंगे तो आपको क्लासरूम की तरह की ही पढ़ाई, लगभग उसके जैसा ही काम चल जाएगा। चलिए ठीक है, ओके बाय, आपका दिन शुभ हो, हैव ए गुड डे, ओके।